नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का ऑल क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है? और वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है? पहला आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है? आपके स्क्रीन पे पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इटली, ठीक है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगाइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप, ठीक है? थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, कलर आपका ये रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, ठीक है? ऑप्शन ए हैंक्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बूर्बो वंश, ऑप्शन डी जारशाही, ठीक है? इसका राइट आंसर लगा लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बूर्बो वंश, ठीक है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है? तो आपका ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी डायट, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? कार्बोनरी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? अगला प्रश्न 4 नंबर बोल रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसके विरुद्ध में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फ्रांस था, ठीक है? प्रसा था, प्रसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑस्ट्रिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोल रहा है कि काउंट कबूर को विक्टर एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था, ठीक है? आपके ऑप्शन हैं सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर एमुअल ने नियुक्त किया था किसको? काउंट काबूर को। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर, ठीक है? आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि गैरी वाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई, ठीक है? वीवीआई ये क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे संभावना है, क्योंकि हर साल मतलब ये आता ही है, ठीक है? चलिए तो इसका ऑप्शन आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन डी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाविक, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे ही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ठीक है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क, ठीक है? इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? बिस्मार्क,
ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न बोला है कि जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ये रहे, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, या पादरी सामंतों की, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापारियों का संस्था थी क्या, जालवेरिन। चलिए फिर से अगला प्रश्न 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन बोला है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम फर्स्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। फ्रैंक फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1864, 1866, 1870, 1871, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, 1871। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रणो प्रणोस्तोत्र, ठीक है, रहा, प्रेरण सूत्र रहा, ठीक है। प्रेरण सूत्र ज्ञान और विज्ञान के लिए रहा, किस देश के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनान, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है वो पूरा हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो छोड़ के जाना है तो आप अभी ही जा सकते हैं, ठीक है। कोई दबाव नहीं है, ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग वीडियो देखें, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, ठीक है, हम इतना बोलेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1829 ईस्वी की एड्रियानो एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन से ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी पोलैंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तुर्की। चलिए यहाँ तक हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है। तो दैश के पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन, दैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उस महाशक्ति का नाम आप लोग बताइए क्या था, ठीक है। तो उस महाशक्ति का नाम था फ्रांस प्रसा के युद्ध में, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, प्रसा के युद्ध में दूसरे महाशक्ति का पतन होने पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पहला हो गया, दूसरा, सेडोवा का युद्ध दैश और दैश के, ठीक है, बीच हुआ था, ठीक है। सेडोवा की युद्ध जो हुआ था वो आपका ऑस्ट्रेलिया और, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया, सॉरी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और किसके बीच हुआ था, प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, तीसरा,
1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। ठीक है, तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत किया था? तो यहाँ पे मेटरनिक युग का अंत किया था। मेटरनिक युग का क्या हुआ? यहाँ पे पतन हो गया, अंत हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ? तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटिंग सिटी के राजमहल जहाँ देश रहते थे जो इटली के देश से बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ब्रिटेन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बेटिक सिटी के राजमहल जहाँ देश रहते थे जो इटली के देश से बचे थे। ठीक है, तो बैटिंग सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहते थे? पोप रहते थे जो कि इटली के एकीकरण से बचे थे। एकीकरण एकीकरण से बचे थे। ठीक है, चलिए ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा सॉल्व हो गया, तीसरा सॉल्व हो गया, चौथा सॉल्व हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा बोल रहा है यूनान। ठीक है, पांचवा बोल रहा है यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक देश को वहां का राजा घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओटो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओटो। ओटो मतलब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। छठा नंबर देखते हैं, हंगरी की राजधानी क्या है? ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, हंगरी का राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इस तरह से हम अपना छठा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि सही मिलान करें। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सही मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो मेजनी, ठीक है, मेजनी किससे संबंधित था? ठीक है, तो यहाँ पे बता दीजिए आप लोग। मेजनी जो था वो राजनीतिज्ञ से संबंधित था। ठीक है, तो ये आपका इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला हिगेल। हिगेल किससे संबंधित था? तो हिगेल जो था वो क्या था? दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक था। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा। तीसरा बिस्मार्क। ठीक है, तो बिस्मार्क किससे संबंधित था? तो बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। ठीक है, जर्मन चांसलर था। ठीक है, उसके बाद विक्टर एमुअल इटली के थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला अगला बोल रहा है फिर से वही समूह में मतलब मिलाना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका अ है, यहाँ पे ब है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था आपका 1815 में हुआ था। ठीक है, तो पहला का लास्ट वाला डी हो जाएगा। ठीक है, पहला का डी। ठीक है, दूसरा मेटरनी का पतन कब हुआ था? ठीक है, मेटरनी का जो पतन हुआ था वो 1848 में हुआ था। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा का ग हो जाएगा। तीसरा इटली का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। ठीक है, तीसरा का आपका क हो जाएगा। चौथा सिडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से हम ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर से मिलाने वाला है। ठीक है, ये आपका अ है, इसका ब है। ठीक है,
चलिए पहला देख लेते हैं। कुसूत। कुसूत जो है वो कुसूद क्या चीज से संबंधित है? तो कुसूद जो है वो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता है। ठीक है। चलिए दूसरा, एंड्रियोपोल की संधि कब हुआ था? ठीक है। तो एंड्रियोपोल की संधि जो है वो 1800 कितना में हुआ था? 29 में हुआ था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, यूनान की संधि, यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ था? यूनान का स्वतंत्रता आपका 1800 कितना 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 1832। ठीक है, 1832 में हुआ था। चलिए, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 में हुआ था। जी, इस प्रकार से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लघु उत्तरीय। क्या रहा? लघु उत्तरीय। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको 20-20 शब्दों में लिखना है। ठीक है। आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है, तो क्या करिएगा? जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा कि 20-20 वर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग 20-20 वर्ड में लिखिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है राष्ट्रवाद क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रवाद। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बहुत ही अच्छा तरीका से। यहाँ पे देख लीजिए राष्ट्रवाद क्या है। तो आपका उत्तर ये है कि राष्ट्रवाद वह भावना है, ठीक है, भावना है जिसमें लोग अपनी, ठीक है, जिसमें लोग अपनी क्या करते हैं? समान संस्कृति और इतिहास और हितों के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में संगठित होते हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था मेजनी कौन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनी कौन है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेजनी कौन है। ठीक है। तो आपके उत्तर ये हो जाएंगे कि मेजनी इटली का एक महान राष्ट्रवादी, ठीक है, राजनीतिज्ञ था। ठीक है। इसने इटली के एकीकरण में युवाओं को संगठित किया। ठीक है। युवाओं को क्या किया? संगठित किया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका 3 नंबर। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पूरा संभावना है। ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जर्मन के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक है। जर्मन की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो आपका उत्तर ये है, जर्मनी अनेक छोटे राज्यों में बांटा था। ठीक है। और ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण का विरोध करता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मेटरनिक युग क्या है? ठीक है। मेटरनिक युग जो है वो क्या है? ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, आपके उत्तर हैं 1815 से 1848 तक यूरोप में मेटरनिक की रूढ़िवादी और राष्ट्रीय विरोधी नीतियों के प्रभाव का काल मेटरनिक युग कहलाता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप में जब मेटरनिक का रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी विरोध नीतियों के प्रभाव को ही क्या कहते हैं? हम मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है। आप लोग इसको क्या करिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लघु उत्तरीय। अब यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बोल रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? ठीक है। तो आपके उत्तर ये हैं कि 1848 की क्रांति के प्रमुख कारण आर्थिक संकट, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थ की महंगाई और राजनीतिक असंतोष थे। ठीक है। फ्रांस में नागरिकों को पर्याप्त राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है। मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों सरकार की नीतियों से असंतुष्ट थे। ठीक है। ठीक है। इन्हीं इन परिस्थितियों के कारण फरवरी 1848 में क्रांति हुई और लुई फिलिप्स को
सत्ता छोड़नी पड़ी। ठीक है, यानी कि 1848 के पहले कौन सत्ता पे था? लुई फिलिप्स थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है इटली की एकीकरण, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख विरोधी था। ठीक है, उत्तरी इटली के कई भाग ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में थी। ठीक है, जर्मन राज्यों में भी इसका प्रभाव था। ठीक है, बाद में प्रशन युद्ध के मध्य से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त किया। ठीक है, और जर्मन के एकीकरण का मार्ग साफ कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने की किस तरह सहायक हुआ? ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। नेपोलियन ने अपने विजय क्षेत्रों में समंती विशेष अधिकार प्राप्त किए और कानूनों में समानता स्थिति स्थापित की। उसने प्रशासनिक सुधार किए। उसके शासन में लोगों उसके शासन से लोगों ने स्वतंत्रता और समानता की भावना पढ़ा। ठीक है, यद्यपि वह स्वयं समाजवादी था, फिर भी उसके सुधारों ने यूरोप में राष्ट्रवाद में विकास की अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चन बोला कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण का एक महान सेनानी था। ठीक है, उसने अपनी स्वयं स्वयंसेवी ठीक है सैनिकों के साथ सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की। उसने जीते हुए क्षेत्रों को विक्टर एमुल द्वितीय को सौंप दिया। उसके योगदान से इटली के एकीकरण को बहुत बल मिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रशा का प्रधानमंत्री बनाया और उसकी नीतियों का समर्थन किया। बिस्मार्क ने सेना को मजबूत किया और डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस में विरुद्ध युद्ध किए और इन युद्ध में सफलता से जर्मन राज्यों का एकीकरण हुआ। इसीलिए विलियम प्रथम के सहयोग से ने बिस्मार्क के ठीक है कार्यों को सफल बनाया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्टार्ट हो चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हो सके तो सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, तभी आप नंबर उठा पाइएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, पहला प्रश्न बोल रहा है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी के योगदान बताइए। ठीक है, जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो मेजनी, काउंट काबूल और गैरीबाल्डी का योगदान क्या रहा, उसी के बारे में आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजनी। ठीक है भाई, मेजनी बहुत ही ठीक है मेजनी। तो यहाँ पे मेजनी के बारे में बात कर लेते हैं। मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी विचारक और राजनीतिज्ञ था। ठीक है, उसने यंग इटली संगठन बनाया और युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा कर दिया। ठीक है,
चलिए दूसरा काबूर भैया का योगदान है। काबूर भैया का योगदान ये है कि काउंट काबूर सार्डिनिया पीडमेंट का प्रधानमंत्री था। उसने कूटनीति एवं युद्ध की सहायता से ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करने में संपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गैरीबाल्डी का क्या रोल रहा है। तो गैरीबाल्डी का रोल रहा है, गैरीबाल्डी महान सैनिक था। उसने लाल कमीज वाले स्वयंसेनाओं के साथ सिसिली एवं नेपल्स पर विजय प्राप्त की और इन्हें विक्टर एमुल को सौंप दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न बोला है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो बिस्मार्क का भूमिका का वर्णन कैसे कर सकते हैं हम? तो आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता था। ठीक है, इसका विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों से, ठीक है, नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति से होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक और उठ सकता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं? बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क किस पद पे था? प्रधानमंत्री के पद पे था। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में ही। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण, ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण फ्रांसीसी क्रांति थी। इसने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता के विचारों को फैलाया। नेपोलियन के सुधारों से भी, ठीक है, नेपोलियन के सुधारों से भी राष्ट्रीय भावना को बदलाव मिला। ठीक है, मध्य वर्ग के विकास, शिक्षा के प्रसार, ठीक है, समाचार पत्रों और साहित्य ने भी राष्ट्रवाद को मजबूत किया और लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव को भावना बढ़ी। मतलब गौरव के प्रति क्या बढ़ी? भावना बढ़ी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बोला है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति का क्या दे? विवरण दे। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। जुलाई 1830 में फ्रांस में चार्ल्स 10वां की निरंकुश नीतियों के विरुद्ध क्रांति हुई। उसने प्रेम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया और संसद को भंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद जनता और उदारवादियों ने इनका विरोध किया। ठीक है, पेरिस में 3 दिन तक संघर्ष हुए और चार्ल्स 10वां को क्या करना पड़ा? गद्दी यहाँ से छोड़ना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 4 नंबर में ही है। जब उसने गद्दी छोड़ दिया उसके बाद लुई फिलिप्स को फ्रांस का क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। ठीक है, इस क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलन का प्रेरणा दी। ठीक है, चलिए आज का हमारा 5वां और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, जैसे हम दिए हैं वैसे ही आपको नोटबुक में उतारना है और जाकर एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं होगी और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यूनानी स्वतंत्रता और आंदोलन का संक्षिप्त विवरण कैसे आप दे सकते हैं? आपके क्वेश्चन का ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यूनान लंबे समय से ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, यूनानियों ने अपनी प्राचीन संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति गौरव की भावना थी। 1821 में यूनानियों ने ओटोमन शासक के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। यूरोप के अनेक बुद्धिजीवों और कलाकारों ने यूनानियों का क्या किया? समर्थन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने
चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी क्वेश्चन बने थे, उसको हमने बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दिया, ठीक है? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आप लोग इन सारे क्वेश्चन को एक अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन के लिए मस्त रामबाण बन जाए, ठीक है? इसी प्रकार से हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।